हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन में। मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम जो है फिनिश हो गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल जो है साइंस का पेपर देखेंगे। 27 तारीख को आपका जो है साइंस का पेपर होने वाला है। ठीक है ना, तो हम लोग उसके लिए यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। उस रिवीजन के कड़ी में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एकदम हूबहू वही सवाल है जो 2022 यानी कि पिछले साल का बोर्ड पेपर में पूछा गया सवाल है। वो सारे सवाल जो है मैंने अपने ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में सारा डिस्कस किया हूँ अभी। ठीक है, तो फिलहाल मैं सोचता हूँ कि ये पेपर जो आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो यूट्यूब में ये जो है पहली बार आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। ऐसे तो मैंने कोचिंग में सारे ये सब डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। साइंस का पेपर है दोस्तों, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये प्रश्न को आपने छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं काफी आप इंपॉर्टेंट चीज मिस करने वाले हो। ठीक हो, तो बिना यहाँ पे जो है देरी किए हुए आप यहाँ पे देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग सके कि आखिर झारखंड बोर्ड का जो ऑफिशियल पेपर है आपको कुछ इसी प्रकार से आने वाले हैं 27 तारीख को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं एक एक करके हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए पहला सवाल आप यहाँ पे देखोगे, उत्तल दर्पण द्वारा। ऐसे पहले से कुछ चीजें यहाँ पे मैंने ऑफलाइन कोचिंग में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पे कुछ मार्किंग यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ फटाफट। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण कैसे बनाते हैं दोस्तों? ये आपका देखिए उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पे देखिए आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे है उठा हुआ है। ठीक है ना, इसका जो परावर्तक सतह है उठा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। ठीक है, तो आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, एफ क्या होता है? फोकस दूरी। ठीक है ना, तो हमेशा क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण आप कैसे बनाते हो? अवतल दर्पण का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कनकेव मिरर। ठीक है, इंग्लिश वाला भी देख लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है ना, तो इंग्लिश वाला भी देख लेंगे यहाँ पे कनकेव मिरर। ठीक है, इसका जो फोकल लेंथ कैसा होता है? निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये आपका देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे क्या होता है? पी होता है, यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल फिनिश होता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखो आप, आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 4 हजामती दर्पण है ना, यानी कि जो आपका शेविंग मिरर है, शेविंग मिरर के लिए किसका यूज किया जाता है? तो प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। ऐसे तो प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन कुछ लोग इसको जो है कनकेव भी कहते हैं, लेकिन प्लेन मिरर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं शेविंग के लिए। हाँ, वैसे अगर मान लीजिए घरों में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सैलून वगैरह में देखोगे आप, सैलून वगैरह में तो वहां पे कनकेव भी आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा जो इसका जो बेस्ट आंसर होना चाहिए समतल दर्पण होना चाहिए, प्लेन मिरर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पे गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका अवतल लेंस होगा, है ना, एक आपका अवतल लेंस होगा और दूसरा आपका उत्तल लेंस होगा। यानी कि एक आपका कन्वेक्स लेंस होगा, एक आपका कॉनकेव लेंस होगा। तो लेंस जो स्फेरिकल लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होंगे। ठीक है ना, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कहां पे बनता है? जब वस्तु स्थित होती है कहां पे? F और 2F के बीच होती है, तो कहां कैसा बनेगा? वास्तविक एवं आवर्धित बनेगा। ठीक है, रियल और मैग्निफाइड बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? माध्यम है। पहला माध्यम क्या हो गया? हवा। दूसरा माध्यम क्या हो गया? कांच। विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही, मतलब रेयरर टू कहां पे जा रहा है? डेंसर जा रहा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होते हैं? अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। अभिलंब का मतलब क्या था दोस्तों? नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लेंस की एसआई मात्रक क्या होती है? लेंस की जो क्षमता होती है, पावर ऑफ लेंस, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। हम लोग कैपिटल डी से इसको लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर फिनिश हो चुका है हमारा। 9 नंबर सवाल यहाँ पे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9, हमारे नेत्र में लेंस होता है। ठीक है ना, हमारे आंख में कौन सा नेत्र होता है? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स होता है। कौन सा होता है? उत्तल होता है, यानी कि कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, 10 नंबर, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है? सिलियरी मसल्स को, पक्षमाभि पेशिया को। ठीक है, 11 नंबर, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होना चाहिए? जब मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे है ना, ताकि आप अच्छा से देख सको, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो अनंत होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12,
12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके किस दृष्टि दोष को जो है दूर किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। अगर दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछता उत्तल, है ना, यहाँ पूछता उत्तल लेंस अगर बोलता, तो उत्तल लेंस से हम लोग कौन सा दृष्टि दोष को करते? तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे दीर्घ लिखते हैं। मैं दोनों चीजें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अवतल लेंस पूछा गया है, तो इसका इस्तेमाल करके आप किस दृष्टि दोष का खत्म करोगे, मतलब फिनिश करोगे, दूर करोगे? तो निकट दृष्टि दोष को, यानी कि शॉर्ट साइडनेस मायोपिया को, ठीक है। लेकिन इसी जगह उत्तल लेंस बोल देता, तो उत्तल लेंस बोलता तो क्या लिखते हैं हम लोग? दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। तो दोनों चीजें मैंने बता दिया। 13 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, तारे का टिमटिमाना, है ना, तारे का टिमटिमाना यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है ना। ये किस तरह का फेनोमेनन को दर्शाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए, आपका ये सवाल आपका बिल्कुल फिनिश हो चुका है। 13 सवाल फिनिश हो गया। 14वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 14वें सवाल यहाँ पे देख लीजिए आप, आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं? क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मान लो वाटर रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? क्विक लाइम हो गया, ठीक है ना। सूखा चूना हो गया, आपका बूझा चूना हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे दोनों क्या है? ये दोनों अभिकारक हैं। मतलब रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेंगे ना, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका तीसरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। 15 नंबर यहाँ पे देखो, समीकरण दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, नाम यहाँ पे ध्यान से देखना आप, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। ये जब हीट उष्मा के उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लोग क्या बोलते हो? क्विक लाइम बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो? क्विक लाइम बोलते हो। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ठीक है ना। तो किस प्रकार का विक्रिया है? तो डिकम्पोजिशन है। देखिए, एक पदार्थ जो है टूटकर 2 या 2 से अधिक में बन रहा है, यानी एक सबस्टांस जो है ब्रेक कर रहा है यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में, तो 2 सबस्टांस यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। 2 सबस्टांस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेस्पायरेशन। श्वसन का मतलब क्या होता है? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये हो गया उष्माक्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक। उष्माक्षेपी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि इस दौरान क्या होता है? हीट रिलीज करता है, ठीक है ना। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, उत्सर्जित होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए क्या कहलाएगा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन फिनिश होता है। 17 नंबर सवाल देख लो आप यहाँ पे, निम्न में से कौन अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो आपका रिएक्टिव सीरीज का क्वेश्चन है। तो रिएक्टिव सीरीज में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अभिक्रिया आपका होगा। क्यों यहाँ पे अभिक्रिया होगा? कि जिंक जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है, किसके तुलना में? यहाँ पे आयरन की तुलना में, ठीक है। यहाँ पे देखो, जिंक जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। यहाँ पे देखो, एल्युमिनियम जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वहां पे अभिक्रिया होगा, रिएक्शन हो जाएगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया। 1 2 3 तीनों क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कॉपर जो आपका है लेस रिएक्टिव। तो कॉपर जब लेस रिएक्टिव है, यानी कम अभिक्रियाशील है, तो ये इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर जो है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन से, यानी जिंक सल्फेट का विलयन से जिंक को नहीं हटा पाएगा, मतलब यहाँ पे अभिक्रिया नहीं हो सकता। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, ये अभिक्रिया नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए, हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? संतुलित समीकरण हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे पहले चेक करो तो यहाँ पे संतुलित समीकरण है कि नहीं। 2 दूना का 4 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे देखिए आपका 1 और 2 3 हाइड्रोजन, ये संतुलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 आयरन, यहाँ भी 3 आयरन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, मतलब ये संतुलित हो गया। इसको चेक करो, कार्बन यहाँ पे 1, कार्बन यहाँ पे 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, मतलब ये संतुलित तो है नहीं। ऑक्सीजन देख लो, 2 1 3 हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दूना का 4 है, मतलब ये संतुलित नहीं है, ठीक है। ये देख लो आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? संतुलित समीकरण कौन है? तो आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो गया। दूसरा आपका संतुलित है। तो संतुलित करने के लिए मैंने पहले से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, एक वीडियो में और बना दूंगा, ठीक है। तो 18 सवाल हमारा दोस्तों फिनिश होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप यहाँ पे देखो, आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में कि किस अभिक्रिया में, ठीक है, किस अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपचयन का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से रखना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना।
ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, या हाइड्रोजन का रिमूव होना, है ना। हाइड्रोजन जब रिमूव होगा, हाइड्रोजन जब हटेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, तब क्या होता है, उपचयन होता है, ठीक दोस्तों। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जिंक ऑक्साइड से अगर आप देखोगे ना, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रेड मैंने शॉर्ट में लिख दिया हुआ है, रेड और ऑक्स, रेड प्लस ऑक्स, रिडक्शन के लिए रेड, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्स, तो रेडॉक्स हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कार्बन के साथ क्या हो रहा है, कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन। तो कहोगे कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, आपको उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे उपचयन अपचयन समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। इसी को दूसरे तरीका से भी जान सकते हो कि ऑक्सीजन अगर घट रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन अगर मान लीजिए घट रहा है तो क्या कहलाएगा, अपचयन। हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, अपचयन। तो अपचयन के लिए ये वाला कंडीशन आपको ध्यान रखना है, रिडक्शन। अब ये दोनों आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन के लिए हो गया, मतलब उपचयन के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो गया उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को दोस्तों ध्यान से देखना, लाल से जब नीला कर देगा, लाल से जब नीला कर देगा तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। क्षार का मतलब क्या होता है, बेस कहलाएगा। लेकिन अगर नीला से लाल कर देगा, ध्यान देखना, अगर नीला से लाल कर देगा तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, ठीक है। सेकंड वाला भी मैं बता दे रहा हूं, पूछा फर्स्ट वाला है कि लाल से नीला कर देता है, मतलब क्षार है, बेस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर नीला से लाल बोलता, यानी ब्लू, नीला का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्लू होता है, ठीक है ना। ब्लू से रेड कर देता तो अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है, ठीक है। फिलहाल हमसे जो सवाल पूछा गया उसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर सवाल आपको फिनिश होता है। आगे बढ़िए यहाँ पे सवाल नंबर 21 की तरफ, ठीक है। तो 21वां सवाल में आपसे क्या पूछा गया, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है, वीक एसिड। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है दोस्तों, वीक एसिड होता है, ठीक है ना, वीक एसिड होता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम में भी, चूंकि पेपर आपका जो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में दिया है, तो मैं दोनों भाषा बीच बीच में इस्तेमाल कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए दुर्बल अम्ल हो गया, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। इसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका नाम हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम ध्यान से रखना दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपका सल्फ्यूरिक, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रोंग हो गया। स्ट्रोंग हो गया मतलब कि प्रबल। स्ट्रोंग का मतलब क्या हो गया, प्रबल। इसको आप इंग्लिश में स्ट्रोंग कहोगे और हिंदी में प्रबल अम्ल कहोगे। ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल, ये आपका क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, या कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पूछा कौन दुर्बल है, तो चौथा नंबर एसिटिक अम्ल यहाँ पे दुर्बल है। बाकी तीनों का तीनों क्या है, यहाँ पे प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। चलिए हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल का जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, तो H+OH आयन। लेकिन अगर आपसे पूछता कि क्षारक के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है, तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, OH-, ठीक है। ये हमसे पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है, अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन। क्या बोलोगे, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर क्षारक में बोलता है कि क्षारक के जलीय विलयन में कौन सा उत्पन्न होता है, तो क्या लिखते हैं आप, OH आयन। बेस है एक आपका क्या है, बेस का एक्वस सॉल्यूशन में OH, यानी कि हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। हमसे पूछा ये वाला गया है, मैंने साथ में भी आपको बता दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे जो है फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप यहाँ पे देखो, आपसे क्या पूछा गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है, आपको सोर्स यहाँ पे स्रोत क्या है, तो लैक्टिक अम्ल, यानी कि लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। कर्ड, कर्ड का मतलब क्या होता है, दही। विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर लिखोगे लैक्टिक अम्ल, ठीक है। 24 नंबर सवाल यहाँ पे देखो आप, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का क्या होता है दोस्तों, 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का क्या होता है, 7 से कम होता है। लेकिन अगर बोलता क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन बोलता
तो 7 से अधिक हो जाता। मैं एक ही साथ बता दे रहा हूं आपको क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर क्षारीय विलयन बोलता तो क्या हो जाता, 7 से अधिक हो जाता। पूछा क्या है, अम्लीय बोला हुआ है तो 7 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर उदासीन बोलता, ठीक है ना, क्या बोलता, उदासीन बोलता तो 7 के बराबर हो जाता। न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू कितना होता, 7 हो जाता। हमसे अम्लीय पूछा है तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 25 की तरफ। तो 25वां सवाल यहां पे देख लो आप, कौन अधिक क्षारीय है, ठीक है, कौन अधिक क्षारीय है। तो जिसका पीएच मान ज्यादा होगा, जिसका पीएच मान ज्यादा होगा, पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, वो क्षारीय होगा। अगर अम्लीय बोलता दोस्तों, अम्लीय बोलता तो हम लोग इसमें टिक लगाते। अगर अम्लीय बोलता यानी कि एसिडिक बोलता, मोर एसिडिक अगर बोलता तो हम लोग इसमें टिक लगाते। लेकिन क्या बोला यहाँ पे, मोर बेसिक बोला है, ज्यादा क्षारीय। तो पीएच मान जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा क्षारीय होगा, पीएच मान जिसका कम होगा वो अम्लीय कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। विरंजक चूर्ण का मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला। इसको आप क्या बोलते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है दोस्तों। इसको आप क्या बोलते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसी को बोलते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। ये आपका विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला हो गया। इसको आप कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हो। ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये आपका बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पे सही है, ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। ये आपका क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सारे का नाम मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, विरंजक चूर्ण का सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। इसको विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग 27 नंबर सवाल की तरफ। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कहां से, जल से, वाटर से। बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये तो ग्लूकोज है, ये पर्णहरित क्लोरोफिल कहते हैं इसको, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो गया, पहला नंबर यानी कि जल से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। तो 28 नंबर सवाल यहाँ पे देखो दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देख लो। अनॉक्सी श्वसन है ना, अनॉक्सी श्वसन का मतलब क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो गो रेस्पिरेशन होता है, एक होगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। हमसे पूछा गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो एथाइल अल्कोहल बनता है। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था, इथाइल अल्कोहल C2H5। इसको हम लोग इथेनॉल के नाम से भी जानते हो। क्या नाम से जानते हो दोस्तों, इथेनॉल के नाम से जानते हो, क्योंकि OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। इसी को पूरा अगर फैला फैला कर लिखना अगर रहेगा तो आप कैसे लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे, H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया संरचना सूत्र, ठीक है दोस्तों। मैं आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आपको साथ साथ यहाँ पे बता दिया, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि संरचना सूत्र, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया इथाइल अल्कोहल। 29 नंबर सवाल यहाँ पे देखोगे आप, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है। परजीवी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैरासाइट। परजीवी का मतलब क्या होता है, पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम जो आपका है यहाँ पे वो परजीवी होता है यानी कि पैरासाइट, ठीक है ना। 29 नंबर फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। तो 20 नंबर सवाल यहाँ पे क्या, सॉरी 29 हो गया था यहाँ पे, तो 30 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है ना। रुधिर के तरल भाग को, ठीक है ना, फ्लूइड पोर्शन जो होता है दोस्तों, जो आपका फ्लूइड पोर्शन होता है ब्लड सेल्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया, प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट, मछली का हृदय में, मछली का जो हृदय होता है उसमें नंबर ऑफ चैम्बर्स। नंबर ऑफ चैम्बर का मतलब क्या, कोष्ठ की संख्या, कहाँ पे, हार्ट ऑफ द फिश। फिश का, मछली का जो कोष्ठ होता है उसमें चैम्बर कितना होता है, 2 चैम्बर होता है, ध्यान रखेंगे। इंसान में 4 होंगे, ठीक है। चलिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित उत्सर्जन से मतलब एक्सक्रेशन से हो गया। इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्रेशन। ये हो गया न्यूट्रिशन, ये हो गया आपका यहाँ पे रिस्पायरेशन, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। तो जो मानव में जो वृक्क होता है दोस्तों, ठीक है ना, वृक्क वो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है ना, यानी कि एक्सक्रेशन से संबंधित है, ठीक है। तो उत्सर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और हम लोग वृक्क को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किडनी बोलते हैं। जो किडनी होता है दोस्तों ह्यूमन में, वो किसका पार्ट होता है, तो एक्सक्रेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 33 नंबर सवाल। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पे, क्लोरोफिल में पाया जाता है।
जाता है। मैग्नीशियम इज फाउंड इन क्लोरोफिल, ठीक है। 33 नंबर फिनिश होता है। 34 नंबर सवाल यहाँ पे देखो आप, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन को क्या बोलते हैं दोस्तों? बडिंग। बडिंग किसके द्वारा यहाँ लिखेंगे तो हाइड्रा के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, विच रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, ठीक है। कौन सा प्रोसेस? तो यहाँ पे लिखोगे हाइड्रा में बडिंग के द्वारा जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। 34 नंबर सवाल फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। तो 35 नंबर सवाल यहाँ पे देख लोगे आप, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है, ठीक है। एड्स इज काउज्ड बाय, एड्स एक तरह का बीमारी का नाम है दोस्तों, है ना, एक तरह का डिजीज है जो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है। 36 नंबर सवाल यहाँ पे देखो, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश, पराग कोश मतलब क्या? एंथर। पराग कोश को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो पराग कोश में क्या होता है? पॉलेंस होता है। क्या होता है? पॉलेंस या पॉलिनेशंस, ये हो गया परागकण, ठीक है। पॉलेंस कहेंगे, ठीक है ना। एंथर क्या कंटेन करता है? पॉलेंस कंटेन करेगा, ठीक है। 36 नंबर सवाल बिल्कुल आपका सही हो गया। 37 नंबर सवाल देखो यहाँ पे, पूर्ण विकसित अंड क्या कहलाते हैं? जो पूर्ण विकसित अंडाशय होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रूट बोलेंगे। फ्रूट मतलब कि फल बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? फल बोलेंगे। 37 नंबर सवाल पे हमारा फिनिश हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल की तरफ। तो 38 नंबर सवाल यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। उसी को लोग फ्रूट बोलते थे। फुली मैच्योर्ड ओवरी कॉल्ड फ्रूट, यानी कि फल कहते थे, ठीक है। 38 नंबर सवाल यहाँ पे देखो, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय, ये क्या हो गया? कोयला। कोयला यानी कि कोल। अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक बार जब वो खत्म हो जाएगा ना, तो दोबारा जो है हमको ये जो है रिन्यू नहीं हो सकता है, दोबारा हम लोग को नहीं मिलेगा। पवन तो हम लोग को मिलेगा, सूर्य तो खत्म होगा नहीं, सूर्य का रोशनी, जल तो हम लोग को मिलता ही रहेगा, लेकिन कोयला अगर खत्म हो जाएगा ना तो दोबारा मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब हो गया। 39 नंबर सवाल यहाँ आप देख लो, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सौर सेल। सौर सेल एक ऐसा डिवाइस है विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी को डायरेक्टली क्या में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। वैसे डिवाइस को क्या बोलोगे आप? सोलर सेल के नाम से जानते हो, ठीक है। वैसे डिवाइस को क्या बोलोगे? सोलर सेल के नाम से जानोगे, यानी सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदल देगी, परिवर्तित कर देगी, ठीक है। तो 39 नंबर सवाल फिनिश होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, ठीक है। तो आखिरी सवाल यहाँ पे देख लो आप, आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से 40 नंबर सवाल क्या पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर क्या लिखोगे? मेथेन। अब मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है, ठीक है। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? H2। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6, ठीक है ना, C2H6। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? C4H10, ठीक है। अब सबका मैं संरचना सूत्र बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितना? 4 गो, तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पे, 4 ऊपर 2 इधर, 10 हो गया, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन का? तो CnH2n+2। साथ में मैं ये भी बता दे रहा हूं, ये आपका अल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, सामान्य सूत्र, ठीक है। आपका एथेन हो गया, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 गो है, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए। 6, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, ठीक है। कोई दिक्कत है? आपने मीथेन का बनाना है तो 1 कार्बन और चारों तरफ हाइड्रोजन लगेगा, आपका मीथेन हो गया, है ना। हालांकि आपसे संरचना सूत्र बोला नहीं था, लेकिन मैं फटाफट मैं बता दिया ताकि आपको ये भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो मुख्य में जैव घटक का संघटक बोला हुआ था जैव गैस का, है ना, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? मीथेन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, CH4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो चलिए हम लोग आपका जो 27 तारीख का जो पेपर होने वाला है 27 मार्च 2023 को, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा दे रहा हूँ। अरे जो पेपर है दोस्तों पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया झारखंड बोर्ड के द्वारा, ये बहुत रिसेंट पेपर है, पिछले ही साल का पेपर था, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आपका रिवीजन हो सके, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका साइंस का एग्जाम के लिए मैं बनाया हुआ है। बाकी आप देखिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और इसी प्रकार के आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए आप बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को करेंगे लाइक और दोस्तों को भी शेयर, ताकि उनको भी परीक्षा से संबंधित मदद मिल सके, उनका भी रिवीजन हो सकेगा, ठीक है दोस्तों।
तो आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आपको 27 तारीख वाले आपका साइंस एग्जाम के लिए मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के वीडियो के साथ। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, मेरे साथ तैयारी करते रहिए, रिवीजन प्रॉपर तरीका से करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो करते हैं फिनिश, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।